नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन नवंबर में किया जाना है तथा आरओ की परीक्षा भी 5 दिसंबर को प्रस्तावित है। इन दोनों परीक्षाओं को के मद्देनज़र सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सीरीज जो है शुरू की जा रही है और ये पूरे दावे के साथ कहा जा रहा है आप लोग जो है बस सेट को लगाते जाइए। परीक्षा में 45 से 50% क्वेश्चंस आपको जो है हमारे टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? तो वन संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब अधिनियमित किया गया? 1980 में। जब वन जीव अधिनियम आएगा, वन्य जीव अधिनियम, तो आपका कब है? 1972 है। लेकिन जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आएगा तो 1976 है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो गया। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया। तो ये चारों चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अच्छे से इसको देख लीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ईंधन में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो जो हाइड्रोजन होता है वह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बाकी अन्य जो डीजल है, कोयला है, मिट्टी के तेल हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि विभिन्न जो है गैसों का उत्सर्जन करते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोबाइल का चार्जर। मोबाइल का चार्जर क्या होता है? तो यह एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। यह क्वेश्चन 2-3 दफ़ा पूछा हुआ है परीक्षा में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोबाइल का चार्जर क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि वोल्टेज को घटाने का काम करता है। जो मोबाइल का चार्जर है वह वोल्टेज को घटाने का काम करता है, अतः यह एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो किस लिए चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगला देखिए, अगर वही पूछे कि एक तराशा हुआ हीरा किस कारण से उसमें चमक होती है, तो अशुद्धियों के कारण होती है। कटा हुआ हीरा और तराशा हुआ हीरे में अंतर है, उसको जो है देख लीजिएगा दोनों क्वेश्चन के अंतर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो इसमें जो प्राकृतिक बहुलक है आपका रेशम हो गया। रेशम जो है प्राकृतिक बहुलक है। बाकी बैकेलाइट, केवलार और लेक्सान जो है कृत्रिम बहुलक है। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। केवलार जो है सबसे मजबूत और सबसे अधिक जो है फैलाया जा सकने वाला लचीला आपका रेशम है। ये क्वेश्चन केवलार से संबंधित क्वेश्चन पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यूरिया क्या है? तो यूरिया एक जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है, जिस कारण यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। अगला देखिए, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो एलपीजी सिलेंडर जो होता है वह एलपीजी सिलेंडर में जो है आपकी प्रोपेन ब्यूटेन गैस होती है, इसका मिश्रण होता है। यह गैस जो है आपकी दुर्गंधहीन होती है, इसमें कोई भी घिन दुर्गंध नहीं आती है। लेकिन अगर इसके लीकेज को जानने के लिए इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ इथाइल मरकेप्टेन मिला दिया जाता है ताकि रिसाव हो तो तुरंत पता चल जाए। तो एलपीजी जो है प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण है, वह दोनों मिश्रण जो होगा वह गैसहीन जो है गंधहीन होगा और उसके रिसाव को जानने के लिए उसमें इथाइल मरकेप्टेन मिला दिया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीसीएस तथा टीजीटी की परीक्षा में। तो इसमें किसके पास जो है खुर नहीं पाया जाता है? तो जो गीदड़ होता है
गीदड़ के खुर नहीं होते हैं, इसके जो है गद्दीदार नाखून युक्त जो है पंजे होते हैं। और गीदड़ का वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस आरियस है। बाकी हिरण, जेब्रा, घोड़ा के जो है खुर युक्त पैर होते हैं। अगला देखिए, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितना होता है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई दफ़ा रिपीट हुआ है। तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। गणपूर्ति कोरम 1/10वां भाग होता है। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो ये सही है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो यह संसद ने अधिनियमित नहीं किया है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा जो है सभी दलों की सहमति से बनाया गया है, जिसका पालन करना सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है। आगे देखिए, तो यहाँ पे आपका ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। प्रथम बैठक इसकी 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है। इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं अधिकतम। वर्तमान समय में 245 हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन पीसीएस 2021 में भी पूछा गया था, और जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, टेट की परीक्षा में पूछा गया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब इसके अध्यक्ष की बात होगी तो अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस समिति की अनुशंसा पे यह गठित किया गया। तो आपका सरकारिया समिति है। सरकारिया समिति कब गठित की गई, 1983 में सरकारिया समिति गठित हुई। 1988 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो एक बार पूछा था कि रिपोर्ट कब दी, तो 1988 में दी। आगे बढ़िए, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है, सदन में जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हीं को जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, कमेंट करके बताइए आप लोग। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में जो है चलाई गई है। इसके अंतर्गत कौन से लोग जो है योग्य होते हैं, तो यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। भारत में लगभग श्रमिक शक्ति का 92% हिस्सा असंगठित क्षेत्र से ही आता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए चलाई गई। उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 75 जनपद हैं। कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध के बारे में किसमें जो है बताया गया है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण बताया गया है। और ये जो कलिंग युद्ध है अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसमें व्यापक रक्तपात को देख के अशोक का हृदय जो है परिवर्तित हो गया। आगे देखिए, 13वें शिलालेख से ही जो है अटवी जात के बारे में पता चलता है। ये भी क्वेश्चन 2-3 दफ़ा पूछा है कि अटवी जात का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय निम्न में से कौन सी उपाधि धारण किए थे। तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह तथा वत्सराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। वत्सराज ये पूछा हुआ था, पीसीएस 16 या 18 में पूछा था कि वत्सराज की उपाधि किसे दी गई है, तो कृष्णदेवराय को दी गई थी। विजयनगर साम्राज्य के सबसे जो है प्रतापी शासक थे। इनका कार्यकाल भी पूछता है, 1509 से 29 था। और इन्होंने नांगलपुर नामक एक नई बस्ती स्थापित की थी। कृष्णदेवराय ने जो है ग्रंथों की रचना भी की थी। कौन से ग्रंथ थे उसको कमेंट करके आप लोग बताइए। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो जो इल्तुतमिश था ये
कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इसलिए इसको इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो गुलाम का गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया। अगला देखिए, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो पानीपत की लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। इब्राहिम लोदी की सेना अधिक थी, लेकिन जो है अपनी कुशलता और युद्ध नीति से बाबर ने इसे पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। भारत चाइना युद्ध 1962 में इसे बंद कर दिया गया था। 2015 में इसे पुनः खोला गया। ये भी एक क्वेश्चन पूछा था कि नेलांग घाटी को आम पब्लिक के लिए कब खोला गया? 2015 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का जो रास्ता है आपका, इसमें से सिपकिला तो है नहीं, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला जो होता है, जोजिला लेह जाती है। इसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, श्री जोले। जो श्रीनगर को लेह से जो जोड़ता है वह कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है, श्री जोले। अगला देखिए, बनिहाल दर्रे से जो है जम्मू बनी श्रीनगर गुजरे जवाहर सुरंग। तो जम्मू और श्रीनगर को बनिहाल दर्रा जोड़ता है और इससे जो है जवाहर सुरंग गुजरती है। तो श्री जोले से आपका हो गया श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा जोजिला दर्रा। एक शॉर्टकट फार्मूला है, जम्मू बनी श्रीनगर गुजरे जवाहर सुरंग। तो जम्मू को बनिहाल दर्रा श्रीनगर से जोड़ता है और इससे जवाहर सुरंग गुजरती है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुंडी है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है। पूर्वी तट की चोटी पूछता है, तो पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी की चोटी है, जो उड़ीसा में स्थित है। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक ऐसा राज्य है जो 70% से ज़्यादा कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। दूसरा स्थान केरल का है, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। अगला देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ONGC के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अधिक ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक से ज़्यादा प्रयोग से मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र है? तो घास का मैदान, वन, झील, ये सभी जो है प्राकृतिक हैं, लेकिन जो धान का खेत है वो मानव निर्मित होता है, तो यह कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र हो गया। एक और क्वेश्चन पूछता है, मीथेन गैस किससे जो है उत्सर्जित होती है? तो धान के खेत से या धान की भूसी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यह ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना ज़्यादा तेज़ी से रक्त के साथ घुलता है, जिसके कारण रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तथा वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बावजूद हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। अगला देखिए, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? वैयक्तिक सत्याग्रह जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। बीजी तिलक किससे संबंधित है? होम रूल आंदोलन से। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से। सरोजनी नायडू धर्सना रेड से। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 2 है, बी का 1 है, ए का 2, बी का 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है। तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में जो है काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2 से 3 बार। और
तो देखिए, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। और अभी जो है काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्वेन एक्शन कर दिया गया है। अगला देखिए, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ, जो 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हो गया। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को इस पे जो है वहाँ के राजकीय स्वीकृति मिल गई। ब्रिटेन से राजकीय स्वीकृति मिल गई और भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रफ़ीक ज़कारिया हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफ़ीक ज़कारिया हैं। एक पुस्तक है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशंस, इसके लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार क्या है? तो पहले तो भारत का था, लेकिन अब बीजिंग चीन हो गया। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार बीजिंग चीन हो गया। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा तो हुई थी आपकी अप्रैल 2000 में, लेकिन यह लागू हुआ अप्रैल 2001 से। तो दोनों तथ्यों को अच्छे से जानिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा हुई अप्रैल 2000 में और लागू हुआ अप्रैल 2001 से। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? तो WTO है। WTO की स्थापना किस जो है सम्मेलन के तहत की गई थी? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इग्नोर मत करिए। इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि WTO की अध्यक्षता जो है किस समझौते के अधीन की गई? WTO की स्थापना किस समझौते के अधीन की गई? और ये भी बताइए गेट की स्थापना किस समझौते या सम्मेलन के आधार पे की गई थी? निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हो सकती है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था, महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है और वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी। ये कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है। अगला देखिए, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित है। 22 नवंबर 2020 को संपन्न ATP फाइनल 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये डेनियल मेदवेदेव ने जीते। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के खिलाड़ी हैं? रूस के हैं तथा इन्होंने डोमिनिक थियम को पराजित किया। डोमिनिक थियम कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। अगला देखिए, सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो जो सिम्बैक्स है भारत तथा सिंगापुर के बीच है, और जो सीट मैक्स है दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पास में है, देख लीजिए। सिम्बैक्स भारत सिंगापुर, सीट मैक्स में SIT आता है, तो सिंगापुर इंडिया थाईलैंड तीनों के बीच आयोजित होता है। अंडमान में आयोजित किया गया है। अगला देखिए, 21 नवंबर 2020 को किसी लंदन के वातायन ब्रिटिश संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं कि आपके रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जिन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीविज़न डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है, क्योंकि 1996 ईस्वी में पहली बार जो है इसी दिन इसको मनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल कहाँ शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में शुरू की गई। महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल चालू की गई। और ये जो महाराष्ट्र का परभणी जिला है यह कपास उत्पादन में अग्रणी है। आगे देखिए, आयोडीन की कमी से घेघा होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर नीचे गिर पड़ी। तो ये क्या है? खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कौवे कभी कभी खजूर के पेड़ों पर बैठते हैं, ये भी कोई बात नहीं हुआ। यह एक दुर्घटना, यह एक संयोग है। तो यह एक संयोग है कि वह पेड़ पे बैठा खजूर नीचे गिर गई। अगला देखिए, विषम शब्द को चुनना है। तो इसमें विषम शब्द क्या है? वायलिन, पियानो, हारमोनियम, इन तीनों को हाथ से बजाया जाता है, लेकिन बांसुरी को मुंह से बजाया जाता है। कह रहा है 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? तो हम जानते हैं एक वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो आपका बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला देखिए, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है, तो सही समय क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब अगर 3:15 दर्शा रहा है, तो सही प्रतिबिंब क्या होगा? 9:15 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं यहाँ आएगा ना, 3 है और 15, थोड़ा सा ये आगे रहेगा, तो 8 के आगे आएगा, 8:45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भाषा में इसको ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो 16 से 3 कम हुआ 13, 18 से 3 कम हुआ 15, वैसे 3 का अंतर है, बढ़ाते जाइए। 19 है, तो 19 से 3 कम हुआ 16, 1 से 3 कम हुआ तो आपका आ गया 24, 12 से 3 कम हुआ 9, और STU 21 से 3 कम होगा 18। तो ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अजय मल्होत्रा हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए। तो मित्रों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग चैनल पे देख सकते हैं कि कुछ ही टेस्ट सीरीज कराई गई थी, जिसमें से हूबहू क्वेश्चन आपके जूनियर एडेड सहायक भर्ती परीक्षा में आए तथा लोअर मेंस में आए और यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में भी आए। तो जिन लोगों को भी यूपी टेट और आरओ की परीक्षा देखनी है, वो लोग चैनल पे अच्छे से जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। और पूरी गारंटी के साथ बताया जा रहा है कि लगभग 45 से 50% क्वेश्चन वीडियो से आपको मिल जाएंगे। बाकी अपनी मेहनत किताबों से आप लोग करते रहिए, और आप लोगों का एग्ज़ाम प्री तो निकल ही जाएगा। समीक्षा अधिकारी का सबसे आसान एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी प्री निकालना है। ठीक है मित्रों, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज़ करिए। धन्यवाद दोस्तों।